हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मान लें कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर इसको किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ठीक उसके उल्टा उसका रिवर्स पढ़ेंगे। और इस फिनोमिना को, जो उसका रिवर्स फिनोमिना है, उसको फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था? माइकल फेराडे ने ऑब्जर्व किया था। ये क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? ये बेसिकली जो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इसमें जो है, इस मेथड में आप इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। और जो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाएगा यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और उस इंड्यूस्ड करंट को जो प्रोड्यूस हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे सर्किट में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, हम एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस का यूज करेंगे जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। ये करंट को मेजर नहीं करता है, करंट को मेजर कौन करता है? एमीटर। ये सिर्फ, ये गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताएगा कि आपके सर्किट में करंट है कि नहीं है। अगर गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो जीरो पर है तो इसका मतलब कोई करंट नहीं है सर्किट पे। लेकिन उसका नीडल अगर जीरो से या तो इधर हो या जीरो से इधर हो, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जीरो से, इसका मतलब सर्किट में करंट है। ठीक है, देखो गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखा हुआ है, जिसको लिखना है वो यहाँ से देखकर लिख लेगा। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। द पॉइंटर रिमेन्स एट जीरो center of the scale for zero current flowing in the circuit. It can deflect either to the left or to the right of the zero mark depending on the direction of the current। जो मैंने हिंदी में बताया वो पूरा पूरा ये इंग्लिश में है। अब हम चलते हैं एक एक्टिविटी की तरफ, जिसको जिससे हम समझेंगे अपने इस टॉपिक को, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कैसे करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक देखो, यहाँ पे एक कॉइल है जिसको क्या किया, वाइंडिंग किया हुआ है किसी कोर के ऊपर। ये एक आपके पास बार मैग्नेट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है? ये गैल्वेनोमीटर लगा है। अब करना क्या है आपको, इस कॉइल को आपको फिक्स कर देना है। ये कॉइल मूव नहीं करेगा। पहले इस मैग्नेट को आप मूवेबल रखेंगे। एक बार देखो, ये नॉर्थ पोल इधर किया गया है, साउथ पोल इधर किया गया है। एक बार नॉर्थ पोल को इधर करके, जैसे दिख रहा फिगर में, कॉइल की तरफ लेकर आएंगे। कॉइल की तरफ लेकर आएंगे तो जैसे जैसे हम कॉइल की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, तो जैसे ही ये नॉर्थ पोल इसके करीब आता जाएगा तो हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे किसमें? गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा राइट साइड में। राइट साइड में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है? कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। फिर जैसे ही इस मैग्नेट को लाकर यहाँ पर रोक देंगे, मतलब अब नहीं ला रहे इसके नज़दीक, यहाँ पर रोक दिया हमने, तो मैग्नेट फिक्स हो गया। अब तो इसको, मैग्नेट को रोकते ही इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये जो इधर की तरफ सुई डिफ्लेक्ट हुआ है ये वापस जीरो पे आ जाएगा। अब हम फिर से इस मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे, ऐसे खींचेंगे इधर की तरफ। तो जैसे ही मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे तो फिर से इसमें हमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन इधर नहीं होगा, अब डिफ्लेक्शन इधर की तरफ ऑब्जर्व होगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है? चेंज हो गया है। करंट का डायरेक्शन पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया है, जैसे ही मैग्नेट को हमने पीछे की तरफ खींचा। पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया गया? अब साउथ पोल को इधर कर दिया गया, नॉर्थ पोल को इधर कर दिया गया। तो अब यहाँ पे साउथ पोल बन गया है। अब इस साउथ पोल को हम इधर लेकर आएंगे कॉइल की तरफ। तो क्या हुआ? ये डिफ्लेक्शन तो नॉर्थ पोल के लिए है ना, साउथ पोल के लिए क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन इसके उल्टा हो जाएगा। डिफ्लेक्शन इधर की तरफ है। अब ध्यान देना आपको, डिफ्लेक्शन
इधर की तरफ है और ये साउथ पोल हो गया है, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल आ रहा है इधर की तरफ, तो डिफ्लेक्शन होगा इधर की तरफ। फिर जैसे ही लाके इसको रोक दे रहे हैं कॉइल के पास, तो डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है और ये डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, फिर से इसका जो नीडल है वो जीरो पे आ जा रहा है। फिर से साउथ पोल को पीछे की तरफ खींचेंगे, साउथ पोल को पीछे की तरफ खींचते ही इसका डिफ्लेक्शन किधर होने लगेगा, इधर की तरफ। पहले इधर की तरफ था, अब इधर की तरफ डिफ्लेक्शन होने लगेगा और साउथ पोल को हम इधर की तरफ खींचने लगेंगे मैग्नेट को। फिर मैग्नेट को खींचते खींचते दूर लेकर चले जाएंगे, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, फिर से डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, इस मैग्नेट को ऐसे रहने देंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इस कॉइल को हम मूव करेंगे, कॉइल को एक बार इधर ले जाएंगे, एक बार इधर ले जाएंगे, तो भी हमें सेम ऑब्जर्वेशन मिलेगा। कॉइल को नज़दीक लेकर आएंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता रहेगा। जैसे ही कॉइल को रोक देंगे इसका डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा और ये नीडल जीरो पे आ जाएगा। फिर जब इस कॉइल को हम दूर लेकर जाएंगे तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। और जैसे ही हम ज़्यादा दूर लेकर चले जाएंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड से दूर, तो ये डिफ्लेक्शन फिर से जीरो हो जाएगा और ये नीडल जीरो पर आ जाएगा। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिला है उसको हम ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा है सबसे पहला कंक्लूजन, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सारी कॉइल में वो तभी फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, या तो मैग्नेट मूव करेगा या तो कॉइल मूव करेगा, तभी क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। दूसरा, दिस रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट causes magnetic field to keep changing. This changing magnetic field produces an electric current. अब एक्चुअली में इनके मूवमेंट की वजह से नहीं करंट प्रोड्यूस होता है, इनके मूवमेंट की वजह से सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल में चेंज होता है, कम ज़्यादा होता है। तो इस कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, कम ज़्यादा होता है, तो चेंज होता रहता है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा इस कॉइल में, तब तक इसमें करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन की वजह से हुआ क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो था उस कॉइल में कीप चेंजिंग, मतलब चेंजिंग होता रहता है। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन है, नो करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट आर स्टेशनरी। अभी मैंने बताया था जब मैग्नेट को ले जाकर रोक दे रहे हैं तो कोई करंट उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब तक कॉइल और मैग्नेट मूव नहीं करेंगे, अगर वो एक दूसरी जगह पड़े रहेंगे, तब तक कोई भी करंट उसमें इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं इंड्यूस होगा, जब एक दूसरी जगह पड़े रहेंगे तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, चेंज ना होने की वजह से कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट रिवर्सेस on reversing the direction of motion of the coil or the magnet and also on reversing the direction of the magnetic field। जो ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन था, इसमें जो डिफ्लेक्शन था पहले इधर था, ये इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जो ये मैग्नेट था, नॉर्थ से साउथ बना दिए थे तो डिफ्लेक्शन अलग हो गया था। नॉर्थ के लिए डिफ्लेक्शन इधर की तरफ है, अगर यही साउथ हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। यानी कि मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इंड्यूस करने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर क्या हुआ था, नॉर्थ पोल इधर की तरफ आ रहा था तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ था, नॉर्थ पोल जब दूर जाने लगेगा तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ होने लगेगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जो डिफ्लेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी हमारा चेंज हो रहा है। तो ये चारों के चारों ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिसको मैंने समझा दिया है, जिसको अभी भी। अब इसी पर बेस्ड एक और एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या है कि दो कॉइल है, दोनों को सेम कोर पे लपेटा गया है। ये कोर जो होता है ना, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग कोर नहीं है, ये कंडक्टर का नहीं है।
दोनों को सेम कोर पर लपेटा गया है, या फिर दोनों को अलग अलग कोर पर लपेट के पास पास में रखेंगे। ठीक है, एक कॉइल में बैटरी की कनेक्ट किया गया है और दूसरे कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही इस कॉइल में करंट को फ्लो कराएंगे, जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो इस कॉइल में करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा ऐसे। तो इस कॉइल में करंट जैसे ही फ्लो होगा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो होगा, वैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन होगा तुरंत, कुछ मोमेंट के लिए होगा। ये परमानेंट डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन होगा। हल्का सा ऐसे सुई जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो कुछ मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन होगा हमारे नीडल में, फिर से नीडल क्या आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। मतलब जीरो पे था, फट ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आ जाएगा, और फिर जब ऐसे जीरो पे आ जाएगा तो वहीं पे बना रहेगा। फिर जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, इसमें बंद होगा। तो जैसे ही इसमें इस कॉइल में करंट बंद होगा, फिर से इस कॉइल में डिफ्लेक्शन होगा कुछ मोमेंट के लिए, और वो डिफ्लेक्शन किधर होगा, पहले इधर था, अब डिफ्लेक्शन इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, वो भी कुछ मोमेंट के लिए। सुई जीरो पे था, जीरो से जब तुरंत इधर आएगा फिर तुरंत फिर जीरो पे आ जाएगा, तो कुछ मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन क्या होगा, होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ मोमेंट के लिए हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट जो है अचानक से एकदम से मैक्सिमम नहीं पहुंचता है, करंट धीरे धीरे एक कुछ सेकेंड, एक सेकेंड या फिर सेकेंड का कुछ पार्ट समय लेता है, बहुत ही कम समय लेता है लेकिन लेता है। तो करंट जो है जीरो से मैक्सिमम पहुंचने में कुछ समय लेता है। तो जीरो से मैक्सिमम इसमें करंट पहुंच रहा है, तो आपको पता है कि जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो जैसे जैसे करंट इसमें बढ़ रहा होता है इस कॉइल में, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होता है, तो इसके बगल में दूसरा कॉइल है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होता है। तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से इसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस होने की वजह से इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। फिर जैसे ही ये करंट मैक्सिमम पे पहुंच जाता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज ना होने की वजह से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो पाता है, और चेंज मैग्नेटिक फील्ड के चेंज ना होने की वजह से ये डिफ्लेक्शन फिर से जीरो पे आ जाता है और कोई करंट इसमें इंड्यूस नहीं होता है। फिर जैसे ही स्विच को ऑफ करते हैं तो करंट जो होता है अचानक से जीरो नहीं आता है एकदम से, वो धीरे धीरे जीरो आता है, कुछ समय लेता है वो जीरो आने में, मैक्सिमम से जीरो होने में। तो उस कुछ समय में इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, मैक्सिमम से जीरो की तरफ आने लगता है, कम होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो इसमें चेंज मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है तो इसमें भी चेंज होने लगता है। तो इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें फिर से करंट इंड्यूस होता है, लेकिन इस बार जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन अब इस बार इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दो एक्टिविटीज समझा दी हैं और इन एक्टिविटीज का कंक्लूजन क्या है ये भी मैंने समझा दिया है। अब बारी है कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जो कॉइल में ऐसे ऐसे टर्न्स हैं उसको हम इंक्रीज कर देंगे। जब नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होते ही क्या होगा, इंड्यूस करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सेकेंड है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कॉइल और द मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है इधर उधर हो रहा था आसपास, या फिर कॉइल ऐसे ऐसे हो रहा था, कॉइल का मोशन या फिर मैग्नेट का मोशन या फिर कह सकते हैं दोनों का रिलेटिव मोशन हमें बढ़ाना होगा, उसकी स्पीड को बढ़ाना होगा। तो जितना ज़्यादा मोशन होगा, जितना ज़्यादा स्पीड होगा, उतना ही तेज़ी से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा जितना तेज़ी से उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट हमें मिलेगा। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ये जो मैग्नेट हम उसके पास ला रहे थे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दें। तो जब मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब उस कॉइल से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। फोर्थ है, बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, जो ये कोर था बीच में कॉइल के बीच में, वो उस कोर को हम सॉफ्ट आयरन का बना दें। सॉफ्ट आयरन कोर का जब यूज करेंगे तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा,
ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब आते हैं हम आज के आखिरी टॉपिक पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे पहले की वीडियो मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझाया था, ठीक वैसे ही उसी से मिलता जुलता हमारा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता क्या है? इफ फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ द राइट हैंड, बिल्कुल वैसे ही है लेफ्ट हैंड वाले रूल की तरह। उसमें भी फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, थंब था, लेकिन उसमें लेफ्ट हैंड था, यहाँ पर क्या है? राइट हैंड है। आर स्ट्रेच्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर such that forefinger points in the direction of the magnetic field and the thumb points in the direction of motion of the conductor, then the center finger will give the direction of the induced current. अब इसमें क्या क्या चेंजेज हैं लेफ्ट हैंड रूल से? यहाँ पे राइट हैंड आ गया लेफ्ट हैंड की वजह से, और फोर फिंगर वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता था, यहाँ भी दिखाएगा। सेंटर फिंगर वहाँ पे करंट को दिखाता था, यहाँ पे किसको दिखाएगा? इंड्यूस्ड करंट को। और थंब जो है किसको दिखाएगा? यहाँ पर थंब हमारा पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मोशन को दिखाएगा हमारा थंब। इसको समझते हैं आप। ये आपका राइट हैंड है, ये बीच वाली उंगली जो होती है इसे बोलते हैं हम सेंटर फिंगर, उसके बगल में होता है फोर फिंगर, और ये हमारा थंब है। इन तीनों को एक दूसरे के राइट एंगल पे स्ट्रेच कर लेंगे। देखो हो गया, सेंटर फिंगर इधर है, फोर फिंगर इधर है, और थंब किधर है? ऊपर की तरफ है। ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे स्ट्रेच कर लिया हमने। तो ये जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, थंब जो है कंडक्टर के मोशन की तरफ रहेगा। तो जो ये सेंटर फिंगर है ये इंड्यूस करंट के बारे में बताएगा। अब लेफ्ट हैंड रूल में हम फोर्स के बारे में हम पता कर रहे थे, और इसमें किसके बारे में पता करेंगे? हम इंड्यूस करंट के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया। ये रूल सिंपली हिंदी में बताता हूँ अब, कि आपके राइट हैंड को लेना है, उसके फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को एक दूसरे के राइट एंगल पे स्ट्रेच करना है। तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, थंब कंडक्टर के मोशन को बताएगा, तो जो ये सेंटर फिंगर है ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लेंगे जिनको लिखना है। ये बुक के फिगर में भी देख लेंगे आप। थंब क्या है? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को बता रहा है, और ये जो सेंटर फिंगर है किसको बता रहा है? इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। ध्यान देना है, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को कौन बताएगा? सेंटर फिंगर। सी फॉर सेंटर, सी फॉर करंट, एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड। और जो थंब है, थंब किसको दिखाएगा? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।